अब हम ये कह रहे हैं भाई, ये वेबसाइट की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने एक वेबसाइट खोली और हम यही कह रहे हैं, इसी तरह की एक वेबसाइट मैं आप लोगों को ग्रुप में भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो आपने उसको अपने पास डाउनलोड करके आपने उस पर काम करना है, जो हम सीखेंगे। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जो बनी हुई वेबसाइट है बस उसी को ही देखते रहेंगे, बल्कि हमें खुद से कुछ काम करना है, यानी आपने पूरी की पूरी वेबसाइट को बदल देना है, ठीक है ना, यानी नई साइट बना लेनी है उसकी मदद से, ताकि फील हो कि आपने इस पे काम करके इसमें चेंजेस की हुई हैं सारी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो वेबसाइट है बेसिकली ये कैसे चल रही होती है। मैं आपको एक फोल्डर दिखाता हूँ जहाँ पर अभी तो ये ऑनलाइन है ना, ये देखें इस पर लॉक लगा हुआ है, इससे पता लग रहा है कि ये वेबसाइट ऑनलाइन है। अच्छा, हमने डोमेन और सब डोमेन को भी समझा था थोड़ा सा, है ना, ठीक है। ये मैं खोलता हूँ नोटपैड। ये मैंने आपसे कुछ पूछना है। सारे सवालों के जवाब एक ही स्टूडेंट ने नहीं दे देने। हाँ जी, कौन बताएगा, आप बताओगे। ये जहाँ पे मैंने डॉट डॉट लगाए हैं, ये डोमेन है कि सब डोमेन है? ये सब डोमेन है, ये आप कह रहे हैं ये सब डोमेन है। ये भी सब डोमेन ही है। अच्छा, हाँ जी, वो पीछे वाले जो साहब है सब डोमेन है ये भी। फीमेल्स वाली साइड पे आ जाते हैं। हाँ जी, ये डोमेन है कि सब डोमेन है? ये डोमेन है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि डोमेन और सब डोमेन को हम कैसे रिकग्नाइज कर रहे हैं, मतलब कैसे पता लग रहा है कि ये डोमेन है या सब डोमेन है, परेशान हुए बगैर। डॉट से पहले जो होती है ना। हाँ जी, जो भी हमारी बेसिकली ये जो है ना name.com, ये डोमेन है। तो अगर नेम से पहले भी कुछ डॉट के साथ आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि वो उसकी सब डोमेन है, ठीक है। यानी मैं अगर यहां लिखूं thetrustschool.com फॉर एग्जाम्पल, तो ये क्या है? डोमेन। ये डोमेन है। और अगर मैं यूं कर दूं कि जॉब्स डॉट दी ट्रस्ट स्कूल, यस, अब आपको पता लग गया ना। यानी कि ये अभी सिर्फ पहचान से पता लग गया, हमारी बात हो रही है ना, अभी हम सिर्फ पहचान की बात कर रहे हैं कि हमें देखते ही किसी भी यूआरएल को पता लग जाए कि ये वाला यूआरएल डोमेन है या सब डोमेन है। चलो जी, अब चलते हैं आगे। अब हम ये कह रहे हैं ये एक वेबसाइट है हमारी पास जो खुली हुई है। इसके अंदर आप कंटेंट अगर अब इसका देखो तो एक ही तरह का सारा कंटेंट चल रहा है ना। यहाँ तो टेक्स्ट है, यहाँ तस्वीरें हैं, यहाँ लिंक्स हैं, ऐसी चीजें हैं ना, मतलब कॉमन सी कुछ 4-5 आइटम्स हैं जिनको बार बार रिपीट किया हुआ तो वेबसाइट बन गई है सारी, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ। जाने की बजाय ना, ये अलामत साहब लिखा हुआ है और ये इस पे आ जाए।
आपके ग्रुप में आता हूँ। यहाँ पर अब ये जो फाइल यहाँ पे नजर आने लगी है अभी हमें, जी ये एक फोल्डर नजर आ रहा है आपको? इसे मैं खोलता हूँ, पब्लिक HTML का फोल्डर है और ये पूरी की पूरी वेबसाइट है। आप समझो ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी चलती हुई, असल में ये उसका पूरा डाटा है, ये उसका फोल्डर है जहाँ से वो चल रही है। अब अगर मैं इसे यहाँ से चलाऊँ, पहले तो मैंने लाइव चलाई है ना, अब मैं इसको ऑफलाइन चलाने लगा, तो ये एक फाइल आपको नजर आ रही होगी। और भी बहुत सारी फाइलें हैं जिन पे गूगल क्रोम का निशान बना हुआ है, लेकिन एक फाइल है जो वेबसाइट को चला देती है। तो जो वेबसाइट खुलती है तो जो उसका पहला पेज होता है उसको हम बोलते हैं लैंडिंग पेज भी कहते हैं और होम पेज भी कहते हैं, ऐसी है ना। तो वेबसाइट का जो होम पेज है, जो लैंडिंग पेज है, वो कैसे आ रहा है? इंडेक्स की फाइल से आ रहा है। देखें, खुल गई वेबसाइट, समझ आई बात की? यानी आपको मैंने बताया कि ये वेबसाइट कैसे चल रही है, वेबसाइट किस फाइल से चल रही है। लेकिन आपने देखा था मैंने वहां पर इंडेक्स नहीं लिखा हुआ, यहां पर तो ऑफलाइन पे तो मैंने index.html लिख के दिखाया है। लेकिन जब हम किसी वेबसाइट को अपलोड कर देते हैं, यानी हमने किसी वेबसाइट को लाइव कर दिया होता है, तो फिर हमें इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सिर्फ वेबसाइट का नाम लिखते हैं। तो उन फाइलों में से जो भी इंडेक्स की फाइल होती है वो खुद ही रन हो जाती है, वो ऑटो रन होती है लाइव करने के बाद। लेकिन असल में हमारी जो वेबसाइट है उसका होम पेज कहां पड़ा होता है? इंडेक्स की फाइल के अंदर, जैसे मैंने ऑफलाइन में आपको दिखा रहा हूं। बाकी की चीजें कैसे खुल रही हैं? क्लिक्स पे। लेकिन जो हमारा होम पेज है वो ऑटो खुल रहा है। यानी कोई भी बंदा xyz.com लिखेगा तो बेसिकली कौन सी फाइल ऑटोमेटिकली चलेगी? इंडेक्स की फाइल चलेगी ऑटोमेटिकली। और जो HTML फाइल्स हैं, इनकी जो एक्सटेंशन होती है वो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसमें जो फाइल बनती है वो डॉक्यूमेंट टाइप होती है। जो एक्सेल है वो XLSX टाइप फाइल होती है। मतलब ये फॉर्मेट्स है ना फाइलों के। लेकिन जो हमारी वेबसाइट की फाइल्स हैं उनकी जो टाइप है वो क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यानी ये कौन सी टाइप है? बेसिकली HTML। जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप बंद हो गई है। चले आ जाती है, जनरेटर चल रहा है ना, चल पड़ती है। यानी हमारी जो वेबसाइट की फाइल्स हैं उनकी जो टाइप है वो क्या है? HTML है। और ये जो वेबसाइट की फाइल्स हैं ये हमें कहाँ बनानी है? या तो हमें HTML एडिटर्स में बनानी है या हमें नोटपैड में बनानी है। नोटपैड विंडोज़ के अंदर हमारे पास एक टूल होता है, यानी अगर आपके पास विंडो इंस्टॉल है, चाहे वो 10 है या आजकल जो लेटेस्ट आई है वो वाली विंडो है या 8 है, कोई भी है, उसके अंदर नोटपैड पहले से ही मौजूद है। उसे खोलने के लिए आप क्या करते हो? सिर्फ नोटपैड लिखेंगे तो वो प्रोग्राम खुल जाएगा। यानी रन की कमांड में जाएं, विंडोज़ में अभी स्क्रीन आती है, मैं बताता हूँ। जी, ये नोटपैड खुला हुआ है बेसिकली। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमें इसके एब्रीविएशन से कुछ नहीं लेना, ये वैसी नॉलेज के लिए। बेसिकली हमें कौन सी फाइल बनानी है? HTML की फाइल। यानी फाइल, अगर आपने HTML फाइल बनानी है तो नाम कुछ भी हो सकता है, मगर उसकी एक्सटेंशन .html। मतलब मेरी एक फाइल है, उसका नाम है कोर्सेज। अगर मैं कहता हूँ वो HTML फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन HTML होगी।
ठीक है। अगर मेरी एक फाइल है अबाउट अस वाली, अगर वो HTML फाइल है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, HTML। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपनी वेबसाइट की बहुत सारी फाइलें हैं, लेकिन उनमें से एक वेबसाइट का होम पेज है जो लैंडिंग पेज है, अब उसका जो नाम है वो क्या होगा, यानी वो कोर्सेज वाली फाइल होम पेज नहीं बन सकती, वो अबाउट अस की फाइल भी होम पेज नहीं बन सकती, उसका नाम फिक्स है। क्या नाम है उसका, यानी ये बात कंफर्म है कि जितनी भी फाइलें HTML वेबसाइट पे चलनी है उनकी एक्सटेंशन HTML होगी, ठीक है। अब आपने नोटपैड खोलना है। अब नोटपैड खोलने के लिए एक तरीका तो ये है कि ये देखिए नीचे सर्च बार बनी हुई है, तो इसी पे आप नोटपैड लिख सकते हो। आ गया, मैं नोटपैड आ गया ना सर्च बार से भी। अदरवाइज क्या करें, हम रन की ऑप्शन में जाएंगे। रन की ऑप्शन में जाने का कीबोर्ड से क्या तरीका होता है, रन एक कमांड है जो विंडोज के अंदर होती है, उससे हम किसी भी प्रोग्राम को उसकी फाइल का नाम बताकर खोल लेते हैं, ठीक है। सो रन को खोलने का तरीका ये होता है कि हम विंडो की कीबोर्ड पे विंडो का निशान बना होता है ना, विंडो की की और आर को दबाएंगे तो हम रन पे आ जाएंगे। आगे, ठीक है। ये क्या बता रहा हूं कि भाई नोटपैड कैसे खुलता है। तो यहां पर नोटपैड लिखा हुआ है, नोटपैड टाइप करें और एंटर कर दें, खुल गया नोटपैड। यानी कि मैंने आपको नोटपैड खोलने का तरीका बता दिया विंडोज में। हाँ ठीक है, इसे बंद कर देते हैं, वो ऑलरेडी खुला हुआ। इसी तरह मैं जो टूल इस्तेमाल करता हूं इस काम के लिए, इस पर जब मैं राइट क्लिक करूं, देखते हैं मैं कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहा हूं। जी क्या लिखा हुआ है, नोटपैड प्लस प्लस। ये एक HTML की फाइलों को इस्तेमाल करने का नोटपैड से ज़्यादा बेहतर टूल है, और ये आपने इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है, और ये फ्री डाउनलोड है, मतलब इसके लिए कोई इतनी खास एफर्ट नहीं है। और ये डाउनलोड कैसे होने, ये कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है भाई। क्या नाम है इसका जी, नोटपैड। ये नाम है। तो मैं क्या करूंगा, यहां लिखूंगा जी डाउनलोड, लिख दिया मैंने डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, कि भाई ये वाला प्रोग्राम डाउनलोड कर दो। लिख दिया जी, आ गया ऊपर, पहले नंबर पर ही वो चीज आ गई है। जी मैंने इस बटन पे क्लिक किया, सिंपल, ऊपर आ भी गया लिंक। ये भी एक बटन बना हुआ आ रहा है, ये भी एक बटन बना हुआ आ रहा है, इस पे क्लिक कर देता हूं मैं अंदर वाले पर। जी ये लिखा हुआ है डाउनलोड, सिंपल, कोई इतना खास मुश्किल साइंस नहीं है। हाँ तो अगर कोई स्टूडेंट मुझे ये कि ये नोटपैड डाउनलोड नहीं होता तो फिर गलत बात है। हाँ ये पूरी वीडियो भी मौजूद है, मैंने कहा वीडियो मौजूद है, जिससे डाउनलोड ना हो, सिर्फ वीडियो का इतना पार्ट उसने देखना है, वो डाउनलोड कर देगा। हाँ उसके बाद जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो फिर ये आपको एक्सेस दे देगा राइट क्लिक पर भी, और वैसे भी मैं अगर यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस लिखता हूँ, अगर इंस्टॉल हुआ हुआ है तो वो देखिए आ गया नीचे। इसे यहाँ से भी मैं खोल लूंगा, और जब मैंने अपनी हर फाइल को यहाँ पे खोलना होगा तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा। देखें ना अब क्या हो गया, अब एक फाइल को खोलने के प्रोग्राम दो हो गए, नोटपैड भी है और नोटपैड प्लस प्लस भी है, ठीक है। सो ऐसी सूरतों में ओपन विद का ऑप्शन भी हमारे पास होता है, ठीक है, लेकिन वो करने की जरूरत ही नहीं है, वो और उसने मेरे लिए आसानी कर दिया। एडिट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि भाई यहीं से एडिट कर लो। आगे ये सारी की सारी HTML फाइल हमारे सामने खुली हुई है, लेकिन हम वेब डेवलपर नहीं है कि ये फाइल कैसे बनी है, क्या हम इसको बनाना सीखने जा रहे हैं, नहीं। नो डाउट हम समझेंगे कि HTML की फाइल कैसे होती है, लेकिन हमने सिर्फ कोडिंग पढ़ना हमारा टारगेट नहीं है, मतलब कोडिंग करना हमारा कहीं भी टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि जो SEO से रेलिवेंट कोडिंग है वो क्या है, उसे हमें समझना है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा HTML फाइल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा।
जो हम समझेंगे। लेकिन ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक कोडिंग हुई हुई है, ये आपने परेशान नहीं होना, ये हमने नहीं करनी, ये हमारा काम नहीं है। जिसने वेबसाइट बनाई है ये उसका काम है। लेकिन इस कोडिंग में से मुझे आइडेंटिफाई करना है कि एसईओ, ऑन साइट एसईओ करने के लिए मुझे कौन कौन सी कोडिंग के साथ प्ले करना है। जिस जिस कोडिंग के साथ मुझे प्ले करना है वो हम समझेंगे। यानी आपको कोई भी बंदा अपनी वेबसाइट देगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोडिंग फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। अब आपने जो मैं आपको बताऊंगा, हमने सिर्फ उन्हीं चीजों में जाकर चेंजेस करनी है एसईओ के लिए। हर चीज में चेंज नहीं करनी, इतना तो उसकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है। हमने सिर्फ उन चीजों को उतना चेंज करना है जितना एसईओ के लिए जरूरी है, जितना एसईओ से रेलिवेंट है। ठीक है, चलो ये तो होगी बात ये वाली। अब जरा स्ट्रक्चर समझाने के लिए, एक तो मैं यहां से न्यू कर सकता हूं, ठीक है, और ये जूम इसका बना हुआ है, इसको जरा बड़ा कर लें। चलो, अब इस फेज में मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको कि ये तो हमें पता लग गया कि वेबसाइट क्या है, हमें ये भी पता लग गया वेबसाइट चल कैसे रही है, कैसे चल रही है HTML की फाइल से, और कौन सी एक खास तरह की HTML फाइल है जिससे चल रही है, और वो कौन सी फाइल है, इंडेक्स के नाम से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उस फाइल में चेंज करनी है, कुछ तब्दीलियां करनी है जब हमें एसईओ करनी है। तो जब तक हमें HTML फाइल के स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम चेंजेस तो नहीं कर सकेंगे, हम उस पूरी कोडिंग को समझ भी नहीं सकेंगे। तो उसके लिए हमें पहले ये देखना है कि जो HTML फाइल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, HTML फाइल कैसे बनी होती है, जैसे अभी हम देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ से आपको स्ट्रक्चर समझाना शुरू करूँ तो आपको बड़ा मुश्किल लगेगा, है ना, इसलिए कि ये बहुत कुछ लिखा हुआ है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे इतना कुछ देखकर। इसलिए हम एक न्यू पेज पे आ गए हैं। अब HTML की जो फाइल होती है वो शुरू कहाँ से होती है, HTML से। तो आप समझ लो, हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, यानी कि आपकी HTML की फाइल यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो मैंने स्टार्ट लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, समझे, ये लेक्चर नोट्स के तौर पे लिखा हुआ है। असल में क्या है HTML, और HTML को लिखने का मेरा एक खास तरीका था कि मैंने एक लेस देन का निशान लगाया और एक ग्रेटर देन का निशान लगाया, और इसे हम बोल रहे हैं टैग। ये ट्विटर के हैशटैग नहीं है, ये यूट्यूब के हैशटैग भी नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज का टैग है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का टैग है। यानी हमने क्या करना है, अपने टेक्स्ट को टैग कर देना है ताकि हम ये बता सकें कि ये कोई आम टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये HTML टेक्स्ट है। तो ये कैसे बताते हैं, ये एक लेस देन का निशान लगाते हैं शुरू करते हुए, और क्लोज करते हुए क्लोजिंग वाला निशान लगा देते हैं, ग्रेटर देन, यानी कि लेस देन और ग्रेटर देन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हमारी HTML फाइल शुरू हो रही है बस। अब मैंने कहा यहां पर मेरी HTML फाइल खत्म हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, ये मैंने कह तो दिया लेकिन उसको कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे फाइल खत्म हो रही है, उसको इसकी वजह से पता लग रहा है। यानी ये एक इनक्लोज कर दिया हमने, जैसे हम कोई कोटेशन लिखते हैं तो डबल कोट्स लगा के लिखते हैं ना, सोशल मीडिया पे भी अक्सर कोटेशंस होती हैं तो डबल कोट्स में लिखी होती है, पता लग जाता है ये कोटेशन है भाई। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि भाई हम जो कुछ लिख रहे हैं वो एक HTML टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो स्टार्ट हो गया HTML से, एंड हो गया HTML में, मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी मैंने सिर्फ बताया कि ये लिखना क्या है। इसमें खोला तो मैंने एक टेक्स्ट एडिटर हुआ है, टेक्स्ट एडिटर है ना एक सिंपल सा, तो हमने इसके अंदर जो लिख रहे हैं हम कह रहे हैं भाई ये HTML की कोडिंग है। तो ये बताने के लिए हमने क्या किया, स्टार्ट पर एक HTML लगाया, जिसे हमने कहा भाई यहाँ से HTML स्टार्ट हो रहा है, एंड पर एक स्लैश के साथ लगाया, स्लैश का मतलब ही एंड है, और ये स्लैश ये वाला है, दूसरे वाला नहीं है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि असल में जो हमारी कोडिंग है वो तो बीच में है, ये तो हमने बताया यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, क्या करना है वो तो दरमियान में होगा। तो इसका जो पहला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं हेड, ठीक है, और इसका एंड कैसे होगा,
जो कुछ भी हेड में आना है वो ये है। अब ये नाम से ही हमें अंदाजा हो रहा है कि ये हेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चीजें हेड में आनी चाहिए, हेडर के तौर पर जो चीजें होंगी वो सारी यहां पर होंगी। और इसको अगर मैं और आसान करूं तो हम कहें जो डिक्लेरेशंस होंगी वो सारी यहां पे होंगी। जितनी चीजें आपने डिफाइन करनी है, जितनी चीजें आपने डिक्लेयर करनी है, वो सारी आपने किस हिस्से में करनी है? हेड में करनी है। हेड में लिखा हुआ कुछ भी आपकी वेबसाइट पे नजर नहीं आता। अब अगर मैं दोबारा से वेबसाइट पे आऊं, अब ये आप वेबसाइट देख रहे हो, ये आपको जितना कुछ मैंने ड्रैग करके दिखाया है, इनमें से एक वर्ड भी हेड में नहीं लिखा हुआ। ये कोई और हिस्सा है, ये हेड वाला पार्ट नहीं है। अगर मैं कहूं ना इस वक्त हेड वाला पार्ट कौन सा जिसे आप देख सकते हैं, तो ये मैं ऊपर ले गया हूं माउस, तो यहां पर आपको एक छोटी सी तस्वीर नजर आ रही है और उसके आगे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जो पेज से रेलिवेंट चीजें हमें यहां नजर आनी है वो सिर्फ ये दो चीजें हैं। एक तो वो छोटी सी तस्वीर है, इसे हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज, ठीक है, बहुत ही छोटा सा इमेज है। वो देखे ना, रिप्रेजेंट कर रहा है ना ब्रांड को कि भाई किस चीज की वेबसाइट है, और एक उसके आगे टेक्स्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है हमें। अभी तक ये दो चीजें जो है ये हेड का पार्ट है। हो सकता है कि एसईओ के हवाले से कुछ चीजें और भी हों जो हेड में लिखी जाएंगी, लेकिन अभी हम उन्हें भी डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमने सिर्फ ये समझा कि हेड में क्या आना है, यानी हेड में क्या आना है। जनरल हमने कहा कि भाई जितनी चीजें डिफाइन करनी होंगी, कोई इंफॉर्मेशन होगी। अब ये तो हमें कंफर्म हो गया कि जो चीज हम डिफाइन कर रहे हैं वो किसी कैलकुलेशन का हिस्सा हो सकती है, लेकिन वो चीज डायरेक्टली हम यूजर को तो नहीं दिखा रहे, इसीलिए वो पेज में नजर नहीं आ रही। अगर यूजर को डायरेक्ट दिखाते तो पेज पे नजर आती वो चीज, तो पेज पे क्योंकि नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है वो यूजर को डायरेक्ट तो नहीं दिखा रहे। हो सकता है किसी और को हम दिखाने के लिए वहां पे लिख रहे हैं। अभी हम देखेंगे किसे दिखाना चाहते हैं वो चीज। सो ऐसी चीजें जो आप हेड पे लिखते हो बेसिकली वो क्या है? वो डेफिनेशंस हैं या वो डिक्लेरेशंस हैं। डिफाइन करना किसी चीज को कि ये क्या होगी, वो हम यहां लिखेंगे। चलो, समझ आ गया? अच्छा, हेड का पता लग गया हमें क्या है। अभी हम पढ़ेंगे हेड में क्या लिखना है। अभी सिर्फ मैंने बताया जो चीजें हमें, अभी ये तो आपको पता लग गया कि हेड में क्या है। जो ऊपर हमारे पास टाइटल बार आ रही है, उसके ऊपर जो एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई है और जो वेबसाइट का टाइटल है वो हेड में नजर आ रहा है हमें। तो अभी तक हमें ये लग रहा है कि वो तस्वीर और टाइटल लिखने के लिए हम हेड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम बात को आगे लेकर जाएंगे हमें समझ आएगा कि हेड में और क्या क्या आता है। अब आ जाती है वेबसाइट का दूसरा हिस्सा। वो कौन सा हिस्सा है? ये वाला। इस सारे को हम बोलते हैं बॉडी, और ये एंड बॉडी हो गया। अब बॉडी का जो नीचे है, बिल्कुल बॉटम है, बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह, तो हमने कहा भाई ये हेड है, ये बॉडी है, और नीचे फुट है। यानी नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? फुटर होता है। वो हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेबसाइट में आके देखें। ये वाला, ये हिस्सा क्या है? ये फुटर है। इसे बताने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि जब बॉडी के नीचे चले गए तो वो क्या होगा? फुटर ही होगा हमारा। चलिए अब आ जाते हैं वापस। ये मैंने कोई फाइल नहीं बनाई अभी तक। आपको फील हो रहा होगा मैंने कोई फाइल नहीं क्रिएट की अभी तक। मैंने अभी कोई HTML फाइल क्रिएट नहीं की, बल्कि मैंने आपको एक HTML फाइल का स्ट्रक्चर बताया कि एक HTML की फाइल में क्या होता है। अगर मैं इधर आऊं तो ये देखें कहां से शुरू हो रही है? HTML से शुरू हो रही है ना वेबसाइट हमारी। अच्छा, उसके बाद और नीचे आओ। मुश्किल चीजें नहीं देखनी, आसान चीजें देखनी है सिर्फ। मैं नीचे आ रहा हूं, देखते हैं बॉडी कहां से शुरू हो रही है। ये देखें
है ना, इसका मतलब क्या है, ये सब कुछ डेफिनेशन होंगी, कुछ डिक्लेयर हुई हैं चीजें, है ना। देखिए काफी बड़ा है ना हेड का पोर्शन, लेकिन आप यकीन करें इसमें से मेरा ख्याल है कुछ जितनी चीजें मैंने अभी आपको दिखनी नजर आ रही हैं, इसमें से कोई 5% आपसे रेलिवेंट है बस, जिसे हमें समझना है। आगे बॉडी, ये वाला हिस्सा पेज की बॉडी का हिस्सा है। समझ आ गई बात? चलो अब आ जाते हैं वापस। अब हम एक काम करते हैं, अब मैं ये जो स्टार्ट लिखा था इसे हटा दूं। क्यों हटाऊं? ये तो सिर्फ समझाने के लिए लिखा था ना। अब हमें ये समझ आ रही है कि ये हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, HTML फाइल का ये स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये वाली फाइल, चले फाइल बनाने से पहले हम कुछ लिख लेते हैं। मैंने क्या कहा था, टाइटल लिखा हुआ था वेबसाइट के ऊपर। टाइटल कहाँ लिखा हुआ था जिसको मैं टाइटल कह रहा हूं? मैं किसे कह रहा हूं टाइटल? ये जब मैं इस पर माउस रखता हूं तो लिखा हुआ आ गया, ये टाइटल है वेबसाइट का, और उसके साथ एक छोटी सी तस्वीर आ रही है, देखेंगे अभी क्या है, लेकिन पहले हम बात करते हैं टाइटल की। यहां आकर हम लिखते हैं जी टाइटल, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर। सपोज कर दिया हमने कि ये हमारी वेबसाइट का टाइटल है, ठीक है। अभी मैं बॉडी में कुछ नहीं लिख रहा, बॉडी खाली छोड़ दिया मैंने, यानी मैंने सिर्फ क्या किया, वेबसाइट का टाइटल लिखा, और मैं कहता हूं अब जरा इस फाइल को एज ए HTML फाइल के तौर पर सेव कर लें। तो अब हमारा अगला टास्क क्या है, इस फाइल को सेव करना। हम यूं करते हैं, फाइल में आते हैं, सेव या सेव एज में आते हैं, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, टेक्स्ट फाइल। ये तो नहीं है ना, इसे जरा कैंसिल करें। अब इसमें आए, फाइल में आए और ये सेव के बटन पे जाओ। ये अभी भी नॉर्मल टेक्स्ट ही ले रहा है भाई, नहीं करते इसको। यहां पर देखते हैं HTML कहां लिखा हुआ, आ गया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा है ना। यहां पर एक फोल्डर बना लेते हैं HTML के नाम से, और यहां आकर फाइल का नाम रख लेते हैं फर्स्ट। अब यहां पर हमें एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट लिखा मैंने, और सेव का बटन प्रेस कर देते हैं। जरा चेक करते हैं कि क्या चीज बनी है। तो अब यहां से उस फोल्डर में आ जाते हैं जहां ये सारा कुछ किया है। ये था, फाइल आ गई है, HTML का निशान भी आ रहा है साथ, यानी क्रोम का निशान भी आ रहा है। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, हमने तो कहा था ये टाइटल में आना है ना, कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, ठीक है। आप लोगों ने आइडेंटिफाई करनी है। गलती ये हुई है कि हमने यहां पर टैग ही इस्तेमाल नहीं किया। अब आपने नोट किया ये, इसका फायदा क्या है, मैंने T प्रेस किया, लिखे हुए आ गया, ठीक है ना। ये नोटपैड प्लस प्लस का फायदा है, टैग्स भी दे रहा है आपको। चलो जी, इसको बंद कर दो, और इसको यहाँ पे एंड करना है ना, यानी जितने भी टैग्स होंगे हर टैग का एक स्टार्ट होगा, एक एंड होगा, ठीक है। तो इसके नीचे तो इसने जाना नहीं है, तो इसको मैं यहीं पर एंड कर देता हूं, ठीक है। सेव करते हैं दोबारा, ये सेव का बटन बना हुआ है। जी रिफ्रेश करें पेज को, निकल गया यहां से, और वापस कहां आ गया,
अभी तक यहाँ पे ये जगह खाली है तस्वीर वाली, क्योंकि अभी हमने तस्वीर नहीं लगाई। ठीक है, समझ आ गई बात की? ये अब आपको पता लग गया ये पेज की बॉडी है। अभी तक हमने बॉडी में कुछ लिखा ही नहीं है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इधर आए जिस वेबसाइट में, बल्कि इस वेबसाइट में आने की बजाय इधर आए, कोडिंग में आए वापस और इंडेक्स में आ जाए। अब ये जो तस्वीर है आपकी, बेसिकली इट इज कॉल्ड फेविकॉन। ठीक है, ये जो इमेज आता है ना टाइटल बार में, इसे हम बोलते हैं फेविकॉन इमेज। इसका टेक्निकल नाम है ये। फेविकॉन का मतलब होता है कि एक आइकॉन की तरह का इमेज होता है, बहुत बड़ा इमेज नहीं होता। या लिखा हुआ भी आ रहा है फेविकॉन इमेज। अच्छा, अब इस कोडिंग में एक चीज और देखिए, वो क्या है? एक ये टैग लगा हुआ है ना। इसको भी मैं उठाता हूं और इसको भी मैं उठाता हूं और कंट्रोल सी करता हूं और इसको मैं अपनी फाइल में ले जाता हूं। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि कुछ कलर्स रेड में आ रहा है, ब्लू में आ रहा है और ग्रीन में आ रहा है ना। हमारा जो मैक्सिमम टैग है वो ब्लू कलर में आ रहा है, लेकिन जो हमारी टैग के अंदर ऑप्शन लिखी हुई है वो रेड कलर में नजर आ रही है। टैग के अंदर ऑप्शन, और ऊपर जो लिखा हुआ है वो ग्रीन कलर में आ रहा है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं ये ऊपर ग्रीन कलर में कब आता है। अगर आप किसी को कुछ कमेंट करना चाहते हो, किसी टेक्स्ट को, ठीक है, रिमार्क्स के तौर पर लिखना चाह रहे हो, और आप ये कहना चाहते हो नोटपैड को, एडिटर को, कि भाई ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये वाला टेक्स्ट इस फाइल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मैंने कमेंट किया हुआ है। सिर्फ कमेंट करने का क्या मतलब है? जैसे मैं कोई फाइल दूं किसी को और उस फाइल के ऊपर एक चिट लगा दूं कि भाई जो इंफॉर्मेशन लिखनी हो वो लिख दूं, लेकिन वो मैं फाइल के अंदर तो नहीं लिखूंगा ना। क्या ख्याल है? एक चेक पड़ा हुआ है, उस चेक के मुतालिक कोई बात मैंने लिखनी है, तो बजाय इसके कि मैं चेक पकड़ के उसके ऊपर ही लिख दूं, तो चेक तो कैश ही नहीं होगा ना। मैं उसके फाइल के बाहर एक चिट लगा दूंगा कि भाई ये वाला चेक आपका है, इसने इस तारीख को कैश होना है। ठीक है ना? अब ये बाद में चेक के ऊपर तो नहीं लिखता ना। तो ये क्या चीज़ है? कॉमेंट है। तो अगर आप अपनी फाइल में कुछ, मतलब हम नहीं चाहते कि ये प्रिंट हो, लेकिन ये हमने अपने लिए रख लिया कमेंट के तौर पर, इंफॉर्मेशन के तौर पर, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है ये बेसिकली इस फाइल का हिस्सा नहीं है। अब आप देख रहे हैं ये जो टेक्स्ट है लिखा क्या हुआ है? इस टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है? फेविकॉन आइकॉन। यानी आज से कोई 5 साल बाद भी जब मैं इस कोड को पढ़ूंगा तो मुझे पढ़ने में बड़ी आसानी हो जाएगी कि भाई मैंने फेविकॉन वाला कोड कहां लिखा था। ऐसी है ना। लेकिन ये जो फेविकॉन आइकॉन ग्रीन कलर में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, बेसिकली ये हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे कि इस फाइल के साथ प्रिंट हो, बल्कि मैं क्या कह रहा हूं कि इस फाइल में इस हिस्से को प्रिंट नहीं करना, ये तो मैंने अपनी मेमोरी के लिए लिखा है। सो ऐसा टेक्स्ट लिखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? देखें हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी। ये हमने इसको कमेंट कर दिया, मैंने टैग शुरू किया, एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, डबल डैश लगाए साथ, फिर स्पेस दिया, और जो टेक्स्ट मैं कमेंट करना चाहता हूं वो मैंने टेक्स्ट लिख दिया, यानी जो मैं अपनी मेमोरी में लिखना चाह रहा हूं। और जब मेरी बात खत्म होगी तो फिर मैंने क्या लगाया आगे? डैश डैश और ग्रेटर देन लगाया कि भाई कमेंट यहां पे खत्म हो गया, ये ना बाकी की सारी फाइल ही कमेंट हो जाए। क्लोज भी तो करना है ना कि यहां से लेकर यहां तक कमेंट है। यानी ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन और डैश डैश है, ये टैग किस लिए? अब ये भी एक टैग है। ये टैग कुछ प्रिंट नहीं कर रहा, बल्कि ये टैग क्या कर रहा है? एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है HTML की फाइल के अंदर कि भाई जो अब मैं लिखूंगा वो प्रिंट ना हो। तो ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी मैं टैग का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। समझ आ गई बात? और जब भी आप ये लिखोगे तो ये हमेशा ग्रीन कलर में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी वेबसाइट की कोई कोडिंग पढ़ रहा हूं और उसका मुझे मेजर हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा ग्रीन कलर में नजर आए फॉर एग्जांपल, तो इसका क्या मतलब होगा? वो सारा हिस्सा उसने कमेंट किया हुआ है, उसे एग्जीक्यूट होने से रोका हुआ है।
कि भाई ये वाला हिस्सा इस वक्त फाइल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, सो पता लगे कैसे कमेंट करते हैं। अब आ जाते हैं नीचे। अब हम दूसरी बात भी कर लेते हैं। कौन सी बात? लिंक रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। अच्छा, अब जो टैग है, पहले जो हमने टैग पढ़े वो तो सिंपल टैग ही थे ना, लेकिन इस दफा टैग के अंदर ऑप्शंस आ रही हैं। इस टैग में ऑप्शन है, मतलब लिंक के बाद REL लिखा हुआ है, फिर href लिखा हुआ है, ये ऑप्शंस है ना उसकी। तो किसी भी टैग के अंदर जो ऑप्शंस आती हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ऑप्शंस को, किसी भी टैग के अंदर अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं तो वो क्या है? बेसिकली टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि जो टाइटल का टैग है उसका एट्रीब्यूट कुछ है इसमें लिखा हुआ, बताएं मुझे, क्या टाइटल के टैग में कोई एट्रीब्यूट लिखा हुआ है? नहीं, कोई एट्रीब्यूट नहीं है टाइटल के टैग में। तो ठीक है। और जो लिंक का टैग हमने अभी यूज किया है, क्या उसमें कोई एट्रीब्यूट है? उसमें एट्रीब्यूट है। और जब आप इसको नोटपैड प्लस प्लस में खोलोगे, नोटपैड में खोलेंगे फिर नहीं, जब नोटपैड प्लस प्लस में खोलेंगे तो वो एट्रीब्यूट्स को इस तरह का रेडिश कलर में दिखाएगा। तो ये एक तो क्लियर बात होगी कि इसके अंदर टोटल कितने एट्रीब्यूट्स हैं? 2 एट्रीब्यूट्स यूज हुए हैं। और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, अब हम लगा क्या रहे हैं? बेसिकली फेविकॉन इमेज। फेविकॉन इमेज कहाँ आएगा? टाइटल में आएगा। ठीक है, उसे लगाने का जो टैग है वो क्या है? लिंक। और उसका पहला एट्रीब्यूट है REL। REL स्टैंड्स फॉर रिलेशन। ठीक है, कहता है भाई ये जो लिंक के अंदर इसका रिलेशन क्या है कि ये आगे जो चीज मैं बताने वाला हूं ये एक शॉर्टकट आइकॉन है। क्योंकि आगे देखें, आगे तो हमने उसे इमेज बताया हुआ है, तो इमेज बड़ा भी हो सकता है और इमेज छोटा भी हो सकता है। तो उसने कहा भाई अगर आगे वाला जो इमेज है वो बड़ा नहीं चाहिए हमें, बल्कि स्मॉलर साइज में चाहिए। तो क्या कहते हैं, ये क्या होगा? रिलेशन इक्वल्स टू शॉर्टकट आइकॉन। ठीक है, उसके बाद अगला जो एट्रीब्यूट है वो क्या है? href। href स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। मतलब क्या तो दिया हमने कि भाई एक तस्वीर लगाना चाहते हैं और वो तस्वीर छोटी लगेगी, यही बताया ना हमने, लेकिन वो तस्वीर कहाँ है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो कहता है भाई वो ये वाली तस्वीर है और ये कहाँ पड़ी है इस वक्त? इमेजेस में पड़ी है। ये तो उसका पाथ आ गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। क्योंकि मेरे पास भी इमेजेस का फोल्डर होना चाहिए ना। ये फोल्डर बता रहा था ना कि इस फोल्डर में पड़ी है। मैं कहता हूं नहीं भाई, मैं तो अभी आपको जो काम सिखा रहा हूं वो काम सिखा रहा हूं। देखें मैं कहां पे दिखा रहा था आपको ये सब कुछ? HTML का फोल्डर बना के, इसके अंदर तो कोई इमेजेस के नाम का फोल्डर भी नहीं है। वैसे अभी इसमें कोई तस्वीर भी नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी अगर मैं तस्वीर लगाऊंगा तो आएगी भी नहीं, इसलिए कि तस्वीर है ही नहीं है। तस्वीर होगी तो आएगी ना। अभी वो भी देखते हैं तस्वीर कहां से आनी है। चलो जी, हम कहते हैं इसका नाम है जी favicon.png। अब ये HTML फाइल, ये तो कंफर्म हो गया कि ये HTML फाइल नहीं है क्योंकि ये तो इमेज है। इमेज का जो फॉर्मेट है, हमने 2 ही इमेज के फॉर्मेट के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करना है। एक PNG होगा और एक JPG होगा। ठीक है, आमतौर पर जब हम ये बनाते हैं, फेविकॉन बनाते हैं, तो हम इसको PNG, यानी जिस चीज़ को हमने नेट पे रखना है, रिकमेंडेड फॉर्मेट जो होता है वो PNG होता है। ठीक है, इंटरनेट पे स्टोर करने के लिए। अब आ जाए, यानी इट्स ओके, फाइन, सब कुछ ठीक हो गया, बन भी गया, लेकिन तस्वीर नहीं है। भाई तस्वीर कहाँ है? बता तो दिया ये तस्वीर लगाओ। अब वो तस्वीर हमारे पास सोर्स में पड़ी भी तो होनी चाहिए, नहीं है ना अभी कोई तस्वीर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कहीं से भी कोई तस्वीर ले लेता हूँ, कोई मसला नहीं। यहां लिखता हूं मैं बेस्ट कंप्यूटर, ये लिखा था ना मैंने टाइटल। चलो इसी तरह की कोई तस्वीर ढूंढते हैं, नेट से ढूंढ लेते हैं। हाँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लिखा जी मैंने बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, और यहां से मैं गया, कहाँ गया?
इमेजेस में गया। ये तो बहुत बड़े बड़े टेक्स्ट लिखे हुए हैं, हमें लोगो स्टाइल कोई तस्वीर चाहिए। यहां लिखता हूं मैं PNG, लोगो भी लिख दिया आगे मैंने। PNG क्या है? फॉर्मेट है ना। मैं कहता हूं PNG वाली फाइलें मुझे दिखाओ। लो जी, पीक सोल्यूशन आ गया, वेरी गुड। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, इसी को पिक कर लेते हैं, इसी को मैं लगाता हूं। अब इस तस्वीर को कहां सेव होना चाहिए? यस, उसी फोल्डर में। ठीक है, मैं इस पे राइट क्लिक करता हूं, सेव इमेज एज पे जाते हैं। ये पीक में आ जाओ, ये डीएन कैंट में आ जाओ, ये HTML में आ जाए, और फिलहाल इसको हम डाउनलोड ही नाम रहने दें अभी फिलहाल। अब हम देखते हैं उसका क्या नाम है। इसका क्या नाम है जी? PNG थी फॉर्मेट तो, ठीक है ना। इसे मैंने किया कॉपी, या मैं यहां पर डाउनलोड लिख दूंगा, उसका नाम डाउनलोड था ना, या मैं उसको फेविकॉन कर दूंगा। तो ज़्यादा मुनासिब है उसे फेविकॉन कर लें, ताकि लेटर ऑन भी हमें याद रहे कि हम लोगों ने बनाया क्या था। ये क्या किया जी मैंने? रीनेम करने का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है विंडोज में F2, ठीक है। और यहां आकर मैंने इसे कंट्रोल V कर दिया, आ गया, बन गया जी फेविकॉन। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो क्या होना चाहिए? अगर इसमें कोई मिस्टेक ना हो तो लोगो भी साथ आना चाहिए। सेव करें, हो गया सेव। यही है ना पेज, चेक करें, आ गया लोगो। समझ आ गई बात की? अभी तक हमने पेज में कुछ नहीं किया, मतलब अभी तक हम लोगों ने पेज के अंदर कोई काम नहीं किया। हमने जो भी काम किया है वो सारे का सारा हेडर में किया है। अब अगर मैं यही वाला काम करना चाहता हूँ, सपोज नोटपैड में कैसे होगा? हाँ, क्योंकि ये तो आप घर जाओगे तो पहले आपको इसे इंस्टॉल करके काम करना है। अगर आपके पास नोटपैड++ है ही नहीं है तो ये काम तो नहीं होगा ना। पहले मरहले में आपको इसे इंस्टॉल करना है, और ये नेट पर अवेलेबल है, ये किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको नेट पे डाउनलोड करें, नेट पे लिखें, खुद इंस्टॉल हो जाएगा आपके पास। अब मैं एक काम करता हूँ, यही सारा काम जरा हम सीखते हैं नोटपैड में कैसे हो। अगर हमारे पास नोटपैड++ नहीं है और हमने ये प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, ये सारा कोड फिलहाल कॉपी लिखने ना वहाँ जाके, तो मैं लिखने वाला काम जरा अपना सेव करता हूँ। मैंने इसे किया सिलेक्ट ऑल, ठीक है, और कंट्रोल C कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इस टेक्स्ट को वहाँ लेके जा रहा हूँ। मतलब मैं सपोज करूँगा आपने प्रैक्टिस नोटपैड में करनी हो अगर, तो क्या करेंगे आप? तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से नोटपैड खोलूँगा, इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ खत्म, खुल गया नोटपैड। अब वो मैं टाइप करूँगा यहाँ, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए पेस्ट कर लेता हूँ, तो कुछ नया नहीं आया, सब कुछ वही आ गया। मैं क्या कुछ नया नहीं हुआ, सब कुछ वही हुआ। अब असल में मैं आपको यहाँ इसलिए लाया हूँ कि आपको यहाँ पर पता लगे, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, यहाँ पर वो सीन नहीं है ना, यहाँ पे लाइन नंबर आ रहा है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर है, कोई भी चीज़ यहाँ नहीं आ रही ना, वो रेकमेंड कर रहा है कि कौन सा टैग है, ठीक है। ये सिंपल टाइपिंग है, जो जो टाइप कर दोगे उसे पता लग जाएगा, खुद से रिकमेंड नहीं करेगा। ये देखें, नहीं कर रहा ना, खुद कुछ नहीं देगा आपको। अब देखते हैं कि नोटपैड में HTML फाइल को कैसे सेव करेंगे आप। आपने यहां से आ जाना जी फाइल में, फाइल से आपने आ जाना है सेव एज में, उसी जगह पर सेव करते हैं जहां पहले था। इस फाइल को चेंज कर देंगे, नाम इसका दूसरा रख लेते हैं, जी। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कहता है कौन सी फाइल बनाऊंगा मैं, क्या कह रहा है? कहता भाई नोटपैड है, नोटपैड का जो बिहेवियर है वो ये है कि ये एक टेक्स्ट एडिटर है, तो अगर आप इसमें फाइल सेव करेंगे तो टेक्स्ट फाइल ही बनेगी ना, क्योंकि ये टेक्स्ट एडिटर है तो ये टेक्स्ट फाइल ही बनाएगा। हम कौन सी फाइल बनाने जा रहे हैं? कोई सोया हुआ है तो उठ जाए, कोई सो तो नहीं रहा भाई, कोई सोया हुआ है?
ये अंधेरा बड़ा नुकसानदेह है ना, कोई ना कोई लाइट जलनी चाहिए। या सोने वाले को पराठे लेने की आदत हो फिर भी ठीक है, आवाज़ तो आ जाए बंदा सो रहा है कि जाग रहा है। और इतना अंधेरा होता है, मैं मुश्किल हो जाती है मुझे कि कौन जाग रहा है और कौन सो रहा है, देखता रहूँ। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है, सेव एज टाइप। तो ये तो टेक्स्ट फाइल बनाएगा, ये तो हमारी HTML फाइल बनेगी नहीं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने नोटपैड से एज ए HTML एडिटर काम लेना है, हम ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें टेक्स्ट फाइल तो नहीं बनानी, ठीक है। इसलिए हमें यहां से आकर इसको कर देना है खत्म। कैसे खत्म करना है, खत्म तो नहीं होगा भाई, वो तो फिक्स है ना नोटपैड के साथ। हमें यहां से टेक्स्ट की बजाय क्या कर देना है, ऑल फाइल्स। चलो, ये अहम बात है, ऑल फाइल कर दिया। अब तो कहीं नहीं लिखा कि टेक्स्ट फाइल बनेगी। अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, सेकंड, सपोज अपनी मर्जी से सेकंड का नाम लिख रहा हूं, .html। साथ एक्सटेंशन भी दी ना मैंने, फिर .html भी लिख दिया। वहां नहीं लिखने की जरूरत पड़ रही थी, वहां से हमने टाइप सिलेक्ट की थी सिर्फ। तो यहां पर तो टाइप है ही नहीं है, यहां पर तो सिर्फ एक ही टाइप थी, और वो कौन सी थी, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट तो हमने बनानी नहीं थी, फिर मैंने कर दिया ऑल फाइल्स। सो ऑल फाइल्स का मतलब कोई टाइप नहीं है, उसको भी नहीं पता कोई टाइप, हम खुद बता रहे हैं कौन सी टाइप। सेकंड .html, सेव का बटन प्रेस कर दें जी, सेव हो गई फाइल। अगर इसमें कोई मसाइल नहीं है तो ये फाइल भी उसी तरह बिहेव करेगी जैसे पहले वाली फाइल बिहेव कर रही थी। वैसी बिहेव कर रही है, समझ आ गई बात की। सो ये हमने आज के लेक्चर में फर्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर आऊं और अब मैं इस फाइल का नाम रख दूं, फाइल में चलते हैं, सेव एज में चलते हैं, क्या होगा इसका, अगर मैं इसका नाम इंडेक्स रख देता हूं, शाबाश, क्या डिफरेंस आएगा, यानी इसका मतलब क्या होगा, ये वेबसाइट का होम पेज वाली फाइल बन जाएगी। होम पेज को इससे कुछ लेना देना नहीं है कि आपने इसमें कुछ लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, आपने उसे इंडेक्स बना दिया, उसे अपलोड कर दिया, लाइव कर दिया, तो फिर यही फाइल ऑटोमेटिक चलेगी। समझ आई बात की, यानी अगर आप अपनी फाइल का नाम इंडेक्स रख दोगे तो बेसिकली क्या होगा, वो आपकी होम पेज या लैंडिंग पेज की फाइल बन जाएगी। और जब मैं इसको अपलोड करूंगा, ऑनलाइन लाइव करूंगा, तो मैं जब वेबसाइट का नाम लिखूंगा तो ये इंडेक्स की फाइल एक्टिव होगी खुद से, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये वाली एक फाइल भी सेव कर लें। और अगर आप घर में प्रैक्टिस करें और साथ ये लोगो ये इस तरह आ रहा है, हो सकता है इसके साथ ये ना आ रहा हो, इसके साथ ये भी आ सकता है, क्या, हाँ जी, माइक्रोसॉफ्ट एज का लोगो भी आ सकता है। इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में क्रोम नहीं है। अब पहले देखें, हम इंटरनेट मार्केटिंग सीख रहे हैं, आपके पास इंटरनेट मार्केटिंग का जो रिकमेंडेड टूल है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो गूगल क्रोम मेरा ख्याल है सबके पास होगा, लेकिन जिसके पास ना हो वो गूगल क्रोम को भी जाकर इंटरनेट से डाउनलोड कर ले, ये भी सिंपली ऑनलाइन डाउनलोड हो जाएगा, इसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, ताकि जब आप फाइल खोलें तो आपको यही आइकन है। तो अगर ये वाला आइकन भी नहीं आता, क्रोम का आइकन भी नहीं आता और आपके पास कोई और ब्राउज़र भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइल में कुछ मिस्टेक है, आपने फाइल का नाम सही तरीके से नहीं रखा। ठीक हो गया, चलें यहाँ पर हम अपना आज का लेक्चर वाइंड अप कर रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, घर जाके देखो, सबको देखो कौन जाग रहा है कौन सोया हुआ। घर जाके आपने क्या करना है, सबसे पहले तो नोटपैड++ अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करें। ठीक है, उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस करनी है, छोटी सी लेक्चर सुने, साथ ये प्रैक्टिस करनी है। हमने आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हेड पोर्शन में से टाइटल को और फेविकॉन को अंडरस्टैंड किया, बस इसी की आपको रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है कि जब हम अगले लेक्चर्स में
HTML फाइल को डिस्कस कर रहे हो तो आपको हेड पोर्शन की सब फाइलों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ आएगा ये क्या चीज़ है भाई, ये हेड है क्या। अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि हेड में और क्या लिखना है हमें, एज ए SEO एक्सपर्ट हमें क्या चाहिए जो हमें हेड में लिखा होना चाहिए, ठीक है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।